अनन्या से बोला, सब पैकिंग हो गया? हाँ हो गया। अनन्या ने शांति से जवाब दिया, ठीक है फिर चलते हैं। पापा कहाँ हैं? वो अभी तो यहीं थे ना। कार्तिक इधर उधर नजर करते हुए बोला। अनन्या बोली, वो आ रहे हैं, वो अपने कमरे में गए हैं, शायद कुछ काम होगा। ठीक है, मैं पापा को लेके आता हूँ, ये बोल के वो अपने पापा के रूम में चला गया। कार्तिक अपने पापा के रूम में जाता है। उसके पापा भावना यानी उसकी माँ की तस्वीर के सामने खड़े थे, जिसे देख कार्तिक एक पल के लिए वहीं खड़ा रह जाता है, क्योंकि भावना की फोटो उस वक्त उसके पास आई थी जब उसकी नानी अंतिम सांस ले रही थी। धाविद जी फोटो के सामने खड़े होकर बोलते हैं, पता है भावना, हमारा बेटा आज इतना काबिल हो गया है कि मुझे अपने खुद के जेब से मुझे विदेश लेके जा रहा है। अगर आज तुम जिंदा होती तो कितना खुश होती। ये बोल के वो रोने लगते हैं। कथे ये सुन के उसकी आंख में भी आंसू आ गए थे, लेकिन वो खुद को संभाल के अपने पापा के पास जाता है और बोलता है, पापा माँ कहीं नहीं गई है, वो हमारे पास है। दिल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। अमित कथित को नजर देखता है, उसमें उसे भावना की याद दिला रही थी, क्योंकि भावना के जैसे ही कथित की काली गहरी आंखें थी, जिसे देख धपित उस पे लट्टू हो जाता था। हामिद कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद उठता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस 2 मिनट दे दो, मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। कथित रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात नहीं मानता है और चला जाता है। कुछ देर के बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है तो कथित राहत की सांस लेता है। पापा आप ठीक तो है ना? कथित उसके चेहरे को देख के पूछता है। हाँ मैं ठीक हूँ, चलो अब नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। वो बाहर निकलते हुए बोले। हालांकि वो चल नहीं सकते थे, लेकिन वो अपनी व्हील चेयर हाथ से चलाए हुए बाहर निकल गए। कथित अपने मन में सोचता है, पापा आप माँ को याद कर रहे थे, मैं आज उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने आप दोनों को अलग होने की वजह बना है। आज उसका इस दुनिया से नामो निशान खत्म हो दूंगा। ये बोल के वो वहां से निकल जाता है। तीनों घर से बाहर निकलते हैं। बॉडीगार्ड धवित को एक अलग कार में बैठा देते हैं, क्योंकि धवित अनन्या और कथित की प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहते थे। इसलिए वो खुद ही ये बोले थे कि वो अलग कार से एयरपोर्ट जाएंगे। सभी कार में बैठ गए थे। अब सभी कार के ड्राइवर बैठ गए थे। सभी कार हवा से बातें करने लगती। कुछ देर के बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। धावित को निकलने के लिए कथित खुद जाता है। अनन्या भी उसके साथ साथ जाने लगती है। बाहर आने के बाद तीनों एक साथ जेट में अंदर आ जाते हैं। कथित अपने पापा को एक रूम में जाकर आराम करने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटा देता है, जिससे उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि चेयर पर बैठे बैठे उनकी कमर में दर्द होने लगता होगा। वह उन्हें सुलाने के बाद वो अब अनन्या के पास चला जाता है। अनन्या आराम से बैठी हुई प्लेन की खिड़की के बाहर देख रही थी। वो कभी भी ये नहीं सोची थी कि कभी भी उसकी ज़िंदगी में ये मोड़ आएगा। कथित उसके साथ जाकर बैठ गए और बोला, क्या हुआ? आप गहरी सोच में डूबी हुई हैं। कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ, अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मेरी ज़िंदगी कैसे होती। अनन्या ये बोल के कथित को देखती है। कथित ये सुन के पहले तो अनन्या के चेहरे को देखता है, फिर बोलता है, भगवान ने मुझे बोला था कि अनन्या नाम की लड़की की ज़िंदगी में तुम जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। ये बोल के वो अनन्या की तरफ मुस्कुरा कर देखता है। अनन्या बोलती है, मजाक मत कीजिए। कथित उसे अपने करीब करके बोलता है, आज हम लोग बाहर जा रहे हैं तो आप ये सोच इंडिया में ही छोड़ दीजिए और अपनी आगे वाली लाइफ को एंजॉय कीजिए। अनन्या अचानक से कथित के उतने करीब होने से उसकी सांस बहुत तेज चलने लगती है, जिसे कथित भी महसूस कर रहा था। कथित धीरे धीरे उसके होठ के पास बढ़ने लगता है। कथित अब उसके होठ को अब अपने होठों में कैद कर लेता है। अनन्या के करीब जाके कथित उसे किस करने लगता है। कुछ देर किस करने के बाद अनन्या को छोड़ देता है, क्योंकि अनन्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वहां पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, जब तक आराम कर लो। कथित उसे गोद में उठाकर एक रूम में ले जाता है। वहां उसे बिस्तर पर सुला के जाने लगता है। आप भी आराम कर लीजिए, अनन्या उसका हाथ पकड़ के बोलती है। कथित वह सामने जवाब देता है और उसके बगल में लेट जाता है।
अनन्या कथिक की बाहों में लिपट के सो जाती है। कथिक अनन्या के माथे को अपने हाथ से सहलाने लगता है। कुछ देर के बाद अनन्या सो जाती है तो कथिक उसके माथे को चूम के वहाँ से बाहर निकल जाता है। करीब 4 घंटे के बाद कथिक अनन्या के कमरे में जाता है और उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, जान जागी, हम बस पहुँचने वाले हैं। अनन्या नींद में कसमसाई। कथिक उसके उल्ले बाल को कान के पीछे करते हुए बोलता है, जान फ्रेश हो जा, कुछ देर में एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली है। अनन्या वॉशरूम चली गई। कथिक वहां से उठा और अपने पापा के रूम में चला गया। दावेद जी जागे हुए थे और बाथरूम से शायद फ्रेश होकर निकल ही रहे थे। वो उठने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने को हुए। तब तक कथिक ने उन्हें पकड़ लिया। पापा, आप ठीक तो है ना? कथिक ने अपने पापा को चेयर पर बैठाते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। वो अपनी बात पूरा नहीं कर पाए। दावेद जी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें खड़े होने में थोड़ा पैर में दर्द होने लगता है। कथिक अपने पापा को लेके बाहर आ जाता है, जहाँ अनन्या भी फ्रेश होकर बाहर ही खड़ी होती है। तभी प्लेन के पायलट अनाउंसमेंट करते हैं कि कृपया करके आप लोग बैठ जाएं, प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली है। तीनों बैठ जाते हैं। कुछ ही देर के बाद प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हो जाते हैं। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलता है। कथिक के बॉडीगार्ड दावेद जी को आराम से नीचे लेके आ जाते हैं। कथिक और अनन्या भी साथ में नीचे आते हैं। कथिक के आदमी अपनी ब्लैक कार लेके वहाँ आए हुए थे। सभी कार में बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद सभी कार जंगल की ओर रेगिस्तान में जाने लगते हैं। करीब 1 घंटे के बाद वो एक खंडर के पास पहुँचते हैं। कथिक अपने पापा के पास जाता है और आराम से उन्हें गुफा के अंदर ले जाने लगता है। गुफा पार करने के बाद एक गलियारा आता है, उसमें वो जाने लगता है। अनन्या भी कथिक के साथ ही चल रही थी। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे वैसे वैसे काले कपड़े वाले बॉडीगार्ड आते थे। कुछ दूर चलने के बाद वहाँ एक बंद कमरा आता है। वहाँ कथिक के खड़ा होने से वो दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने पर वहाँ एक कड़कड़ाती ठंड जैसी हवा का एहसास अनन्या को हुआ, जिसके कारण अनन्या का कलेजा अंदर तक दहल गया। तभी अंदर 4 आदमी को चेयर पर बैठा हुआ नजर आए, जो इस वक्त ऐसा दिख रहे थे कि उसके शरीर पर काफ़ी जख्म दिए हैं, जिससे उसके शरीर में मांस नहीं हड्डी ही दिखाई दे रहे थे। कथिक अपने पापा के पास गया और बोला, आप पापा, आपके गुनहगार आपके सामने हैं, जिसने आपकी हालत की है, जिसने आपकी पत्नी, आपकी होने वाली बहू को मारा है। आप क्या सजा देना चाहते हैं? दावेद तो पहले उन सबको देख के डर गया, उसके बाद वो अपने आप को संभाला। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है और तुमने इसे पहले ही बहुत कठिन सजा दे दी है। अब मैं चाहता हूँ कि सबको इस नरक से मुक्ति मिल जाए। जी पापा। कथिक बस इतना ही बोला। वो चारों भी यही चाहते थे कि उन्हें जल्द से जल्द मौत मिल जाए, लेकिन वो लोग दावेद को अपने सामने देख के चौंक गए थे। लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो पूछ सकें कि वो जिंदा कैसे है। तभी कथिक एक बंदूक लेके आया और अपने पापा के हाथ में देते हुए बोला, पापा ये लीजिए, आप ये काम खुद कीजिए। दावेद से नहीं हो रहा था, वो नहीं मानना चाहता था, लेकिन कथिक ने उसे हिम्मत दिया। दावेद ने बंदूक के ट्रिगर को दबाया, जिससे एक बुलेट निकल के भवन को लगा। फिर सभी को एक एक गोली मारा गया, जिससे सभी की मौत हो गई। कथिक, अनन्या और दावेद वहां से निकल के एक 7 स्टार होटल में चले गए। दावेद का बदला पूरा हो चुका था। वो इस वक्त अपने आप को खुशकिस्मत मान रहा था, क्योंकि उतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरने के बाद वो बच गया। अपने बेटे के जरिए एक इंतकाम पूरा हो गया। अब उसका बस एक ही सपना है कि वो अपने गांव जाकर के खुद को बेगुनाह साबित करे, क्योंकि वो चारों के मारने से पहले ही उससे सच उगलवा के उसका वीडियो बना दिया गया, जिससे वो सबके सामने अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। वो लोग अब दुबई के सबसे अच्छे और महंगे होटल में रुके हुए थे, जिसमें जाना हर किसी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो बुर्ज खलीफा के सबसे ऊंचे वाले फ्लोर पर ठहरे हुए थे, जहाँ से पूरे मुंबई को देखा जाता है। दावेद अपने रूम में होता है और भावना की फ़ोटो के लिए बोलता है, भावना, अगर आज तुम जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। आज उनको सभी को उनकी किए की सजा भी मिल गई
और तुम्हें पता है हमारे बेटे ने शादी भी कर ली, पर पता है मैं यहाँ से जाने के बाद उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कैसे करवाऊंगा। अभी वो ये सब बोल ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। राहत अपनी कड़क आवाज में बोलता है, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुलता है तो देखता है कथिक अनन्या के साथ आया हुआ है। कथिक अपनी माँ की फोटो देख भावुक हो जाता है। वो अपने पापा के पैर पर अपना सर रख कर रोने लगता है। हवेत उसे ऐसे देख के पहले तो खुद भी कंट्रोल खो देता है और रोने लगता है। अनन्या भी उन दोनों को नहीं रोकती, क्योंकि वो इस वक्त यही चाहती थी कि उन दोनों का जो दर्द अंदर है वो रोते हुए सब बाहर निकल जाए। कुछ देर के बाद हवेत शांत हो जाता है और कथिक के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोलते हैं, बेटा जो होना था हो चुका है, अब वो वापस नहीं आ सकती। अब भावना हमारे बीच नहीं रही तो क्या, हमारे दिल में वो हमेशा जिंदा रहेगी। कथिक भी शांत हो चुका था और वो अपने पापा को कस के पकड़ के बोलता है, पापा आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा प्लीज। अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो मैं जिंदा अभी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही धमित उसकी बात बीच में काटते हुए बोलता है, मैं अब कहीं भी नहीं जाऊंगा। वो कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद अपने पापा के साथ वो दोनों भी डिनर कर लेते हैं और दवाई दे के वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। आज वो दोनों थक चुके थे, क्योंकि आज वो सफर के कारण थके हुए थे। अनन्या अपने कपड़े लेके वॉशरूम चली गई और कथिक अपना लैपटॉप में उंगलियां दोहराने लगा। कुछ देर के बाद अनन्या वॉशरूम से बाहर आई तो वो कथिक के चेहरे पर कुछ टेंशन देखती है। तो अनन्या ने सवाल किया, क्या हुआ? वो हमारी कंपनी को एक फैशन शो हमारी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करके मार्केट में लॉन्च करना था। वो उसका डेट कल ही करना पड़ेगा, पर आपने तो उस दिन बताया था कि वो इवेंट तो 4 दिन बाद है। अनन्या ने बिना भाव दिए पूछा, हम कल शाम से पहले ही इंडिया जाना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए और सबसे बड़ी बात है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कथिक इसके आगे अनन्या को नहीं बता सकता था, क्योंकि क्या इसके आगे तो भी बताइए। अनन्या ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा, आप आराम कर लीजिए, मुझे ऑफिस का काम है। कथिक उसे गोद में उठा के बिस्तर पर सुलाते हुए बोला, पर मुझे कथिक ने अनन्या को बड़े ही आराम से बिस्तर पर सुला दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गया और अनन्या को बेहद करीब करके बोला, आप 2 दिन आराम कर लीजिए, उसके बाद आपका टाइम भी ख़त्म ही हो जाएगा और मेरा कंट्रोल भी, क्योंकि जब भी आप मेरे सामने होते हैं मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अनन्या को शर्म आ रही थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके बोली, आज मैं आपको नहीं रोकूंगी। ये सुनते ही कथिक तो जैसे अब सच में अनन्या को खा जाएगा, क्योंकि अनन्या ने उसे अपने करीब आने से मना किया हुआ था। आज वो खुद ही आगे आई हुई थी, तो अब उससे कंट्रोल करना बस की बात नहीं हो रही थी। कथिक अब अनन्या के बेहद करीब जाके उसकी नोच पर किस करते हुए बोलता है, सच्ची? अनन्या कुछ नहीं बोलती, बस आंखों से ही इशारा कर देती है। अनन्या का इशारा पाते ही वो खुश हो जाता है, हो भी क्यों ना, क्योंकि आज फिर से वो अनन्या के करीब जा रहा था। उस बार अनन्या नशे में थी, लेकिन आज वो होश में थी और उसकी अनुमति भी। कथिक अनन्या को माथे पर किस करता है और अपने आप उसमें भरकर गोद में उठाए बिस्तर पर लेके जाता है। कथिक अनन्या के होठ को अपने होठ में कैद कर लेता है। कथिक धीरे धीरे अब उसके कपड़े उसके बदन से अलग करने लगता है। अब उसका हाथ अनन्या के सीने पर थे। कथिक उसे बड़े ही प्यार से सहला रहा था और उसे हल्का हल्का कर रहा था, जिससे अनन्या की आह निकल रही थी, जिस कारण कथिक और बेकाबू हो रहा था। अनन्या की आह से उसे और मदहोशी छाने लगी थी। कथिक अब धीरे धीरे करके कथिक और अनन्या दोनों से खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। कथिक अपने कपड़े खोल कर साइड कर दिया और अनन्या के भी। अब कथिक ने अनन्या के शरीर में एंटर किया, जिस कारण अनन्या के हल्का दर्द हुआ और आवाज निकली। कथिक अनन्या से पूछा, क्या तुम ठीक हो? अगर नहीं तो हम बाद में कर सकते हैं। अनन्या ने शर्माते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। कथिक ने सुन के कुछ नहीं बोलता है, बस अनन्या के माथे को चूम लेता है। कथिक ब्लैंकेट ओढ़ के अनन्या की अपनी आगोश में भर लेता है। लगभग कुछ देर बाद कथिक अनन्या से अलग हो जाता है। अनन्या काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो उसी अवस्था में सोई रही। कथिक उठ के वॉशरूम चला गया।
सावर लेने के बाद वो बाहर आया तो देखा अनन्या भी वहीं सोई हुई। तो वो अनन्या के करीब गया और फिर बाद अनन्या को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगली सुबह अनन्या की नींद आज पहले खुल जाती। वो देखती है कथिक कमर से पकड़े हुए सो रहा है। वो उसे देख के मुस्कुराती है और उसकी तरफ किस करने के लिए बढ़ती है। इससे पहले वो किस करती कथिक की आंखें खुल जाती। वो में अनन्या खिलाते हुए पीछे जाने लगी। कथिक मुस्कुराते हुए बोला, आप कंटिन्यू लगे रहिए, मैं फिर से सो जाता हूँ। गलत टाइम पर मैंने आँख खोल दी। एटलीस्ट अगर नहीं खोली तो एक किस मिल जाता। अनन्या ये सुन के वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन कथिक उसकी कमर की पकड़ को और कस लिया और अपनी तरफ करते हुए बोला, मुझे गुड मॉर्निंग वाला किस चाहिए। अनन्या की हालत खस्ता हो रही थी। वो क्या ही अब कर सकती थी। वो धीरे धीरे कथिक की तरफ बढ़ने लगी। अनन्या को लगा अब उसकी कमर से कथिक की पकड़ ढीली हो रही है। वो जल्दी से उसके गाल पर किस की और झटके से वॉशरूम में घुस गई। कथिक अनन्या की हरकत देख के मुस्कुरा उठा। फिर वो उठा और अपने पापा के रूम की तरफ चला गया। दावेद जी जाग चुके थे। वो फ्रेश हो गए थे, बस सब वो कपड़े पहन रहे थे। कथिक गया और अपने पापा को पीछे से हक करते हुए बोला, पापा आप आराम से बैठिए, मैं आपको शर्ट पहना देता हूँ। बेटा मैं पहन लूँगा, छोड़ दो। वो आगे बोलने ही वाले थे कि कथिक बोला, पापा मैं आपको पहना रहा हूँ ना, तो आप बच्चों जैसा जिद क्यों करने लगते हैं। फिर वो जूता लेके उन्हें पहना देता है और होटल के स्टाफ को बुलाकर ब्रेकफास्ट लाने को बोलता है। फिर वो भी अपने पापा के रूम के बाथरूम में चला जाता है और वहीं फ्रेश होने लगता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है और अपने पापा से बोलता है, पापा मैं अभी आया। ठीक है जाओ। दावेद जी पेपर पढ़ते हुए बोले। कथिक वहाँ से निकल के अपने रूम में चला गया। अनन्या शावर लेके वो कपड़े पहन रही थी। अचानक से रूम का दरवाज़ा खुलने से वो हड़बड़ा गई थी। ना जाने कौन है जो इस तरह उसके रूम में घुस रहा है। सामने कथिक रूम में आया तो अनन्या की सांस में सांस आई। नहीं तो उसे लग रहा था ना जाने कौन है जो इस तरह घुस गया। कथिक अनन्या को देखा और बोला, आज आप ये साड़ी क्यों पहन रहे हैं। बस पहनने का मन हो रहा था, देखिए लेकिन देखिए ना ये मुझसे हो ही नहीं रहा है। वो साड़ी दिखाते हुए बोली, आइए मैं आपको पहना देता हूँ। कथिक ने अनन्या के करीब जाते हुए बोला, आपको पहनाना आता है क्या। अनन्या ने सवाल पूछा। शायद आता है, आइए इधर आप। वो अनन्या को एक जगह खड़ा करते हुए बोला। कुछ ही देर में वो साड़ी उसे पहनाने लगा। वो धीरे धीरे साड़ी की कौची बनना शुरू किया। कभी कभी वो जानबूझ कर अनन्या के कमर को टच भी कर रहा था, जिससे अनन्या सिहर उठती थी। साड़ी अब पहनना चुका था और आईने के पास जाते हुए बोला, देखिए वास्तव में कथिक ने बहुत ही अच्छी तरीके से साड़ी पहनाया था। अनन्या आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रही थी। कथिक उसके माथे पर किस करके वॉशरूम में चला जाता है और शावर लेने लगा। कुछ ही देर में वो शावर लेकर बाहर आया, अपने कपड़े पहनकर के साथ अपने पापा के कमरे में चला गया। कुछ ही देर में सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब सभी बाहर निकले घूमने के लिए। कथिक तो हमेशा अपने बिजनेस के लिए एक देश से दूसरे देश जाया ही करता था, लेकिन वो अपने पापा और भाई को घुमाना चाहता था, इसलिए दोनों को घुमाने का इंतजाम कर दिया। पहले दोनों को बुर्ज खलीफा घुमाया गया और बाकी सभी प्रसिद्ध जगहों पर घुमाया गया। घूमते घूमते दोपहर से ज़्यादा समय हो गया। कथिक एक बड़े से होटल में लेके खाना खाने के लिए लेके गया। कुछ ही देर के बाद तीनों ने खाना खा लिया। अब तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर मीडिया वालों की भीड़ थी, जिस कारण बॉडीगार्ड ने पीछे वाले रास्ते से तीनों को अंदर लेके चले गए, क्योंकि वहां मौजूद हालात ठीक नहीं थे। तीनों ने अपने प्राइवेट जेट में जाकर बैठ गए। पायलट ने सभी को अच्छे से बैठने को बोला, क्योंकि कुछ ही देर में फ्लाइट टेक ओवर करने वाला था। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सभी आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि दिन भर तीनों ने बहुत घूमा था। कुछ ही देर प्लेन हवा से बातें करने लगता है। लगभग 4 घंटे के बाद वो इंडिया में लैंड करता है। सभी वीआईपी बार से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ नितिन पहले से ही कार लेके खड़ा था। नितिन जब देखता है कि कथिक बाहर आ जाता है तो वो सामने आकर बोलता है, हेलो सर। हेलो नितिन। कथिक बस इतना ही बोलता है, हेलो मैडम। नितिन अनन्या की तरफ देखते हुए बोलता है, हेलो भैया। अनन्या बस इतना बोल के कार में बैठ गई। हेलो सर। वो दावेद
लेके कार की तरफ बढ़ गया। सभी अब घर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में सभी घर पहुंच गए। रात काफी हो चुकी थी। सभी ने प्लेट में ही कुछ खा लिया था तो तीनों रूम में चले गए। दाविद अपने कमरे में जाकर सावन लेने के लिए चला जाता है। कथिक भी अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही देर में वो बाहर आता है और बोलता है, तुम सावन लेकर आराम करो, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं यहीं स्टडी रूम में हूँ जी। इतना बोलकर नन्या भी बाथरूम में चली जाती है। वो स्टडी रूम का दरवाजा खोलता है तो नितिन वहाँ पहले से ही होता है। कथिक सोफे पर बैठते हुए बोलता है, क्या हुआ? क्या हमारा प्लान सक्सेस हुआ कि नहीं? जी सर, उसकी कंपनी के सारे मॉडल को हमने दुगने दाम से खरीद लिया है। अब उसके पास बस एक ही मॉडल है और वो रितिका ही है। रहने दो उसे, अब उसके पास कोई चारा नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। कथिक सोचते हुए बोला, ठीक है तुम जाओ। कथिक लैपटॉप में काम करते हुए बोला। नितिन वहाँ से चला जाता है। कथिक काम में बहुत बिजी हो जाता है। करीब 3 बजे के आसपास वो उठ के अपने कमरे में जाता है जहाँ अनन्या एक छोटे बच्चे की जैसी सोई हुई थी, जिसे देख कथिक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो अनन्या को पकड़े वही सो जाता है। अगली सुबह अनन्या की जब आँख खुलती है, वहाँ कमरे में खुद को अकेली पाती है। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे जाती है जहाँ दाविद पेपर पढ़ रहा था। अनन्या वहां जाकर उनके पाँव छू के आशीर्वाद लेती है। फिर वो उनकी तरफ जाने लगती है तो दाविद जी बोले, बेटा कथिक बोला है कि आज शाम को रेडी रहना है, कोई पार्टी है। जी, ये बोल के वो किचन में चली जाती है। कुछ देर में वो नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर रखती है और खाने दाविद को खाने के लिए बोलती है। दाविद जी को खाना खिला देती है और दवाई देके वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ वो अपने भाई को कॉल करके बात करने लगती है। हेलो राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? राहुल ने उधर से जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ, अनन्या बोली। ऐसे ही बहुत देर बात करने के बाद वो उठ के रेडी होने लगती है क्योंकि आज का थीम वो अलग दिखना चाहती थी। करीब आधे घंटे में रेडी हो जाती है। वो बाहर ही निकलती कि तभी दो गर्ल आती हैं और बोलती हैं, मैम आपका मेकअप करने के लिए हमें यहाँ लाया गया है। पीछे से नितिन आता है और बोलता है, एक बैग देते हुए, मैम आज ये ड्रेस सर ने भिजवाई है, आप इसे पहनिएगा। फिर वो दे के वहाँ से चला जाता है। वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा शानदार था। वो पहन के वो मेकअप करवाने लगी। रेडी होने के बाद वो बाहर निकल गई। सभी नौकर उसे ही देख रहे थे। वो लाल ड्रेस में कह ढहा रही। वो कार में बैठ गई। कुछ ही देर के बाद वो एक बड़ी और शानदार होटल के बाहर उसकी कार रुकती है। जैसे ही कार रुकती है तो चारों तरफ से बॉडीगार्ड नेहा को कवर करके अंदर तक ले जाते हैं। अंदर जाते ही उसे एक कमरे में लेकर चले जाते हैं जहाँ कार्तिक उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो अनन्या के पास गया और उसके माथे को चूम के बोला, आज मैं आपको सरप्राइज दूंगा। वो फिर अनन्या के हाथ को पकड़ बाहर गया और उसे एक जगह जहाँ सिर्फ कथिक का बॉडीगार्ड ही था वहाँ उसे बैठा देता है। पार्टी शुरू हो गई थी। अब कुछ ही देर में एक रैंप वॉक होने वाला था जहाँ कथिक के डिजाइन प्रेजेंट करने वाले थे। जहाँ अर्जुन ने सबका स्वागत किया और सभी ने तालियां बजाई। अब बारी थी सारी मॉडल का एक एक करके आने का, लेकिन एक क्या वहां से तो एक ही मॉडल खरीदी, बाकी की ज्वेलरी को पहन के प्रेजेंट करना था। अब वो रितिका के पास गया और बोला, बाकी की मॉडल कहाँ गए? मुझे क्या पता, रितिका ने कहा। वो दौड़ते हुए अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई मॉडल नहीं थी। बाकी का सारा सामान और ज्वेलरी वहीं पड़ा हुआ था। अब उसके पास अब कोई चारा नहीं था। वो स्टेज पर गया और सभी से माफी मांगी, लेकिन कथिक ने एक अनाउंसमेंट किया कि आज से अर्जुन की कंपनी को कपूर कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। ये सुनते ही अर्जुन और रितिका के होश ही उड़ गए क्योंकि एग्रीमेंट में यही लिखा गया था। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि जितना पैसा कथिक ने लगाया था उसके करीब उसे गुना पैसा लौटाना उसके बस की बात नहीं था। वो हारा हुआ वही एक चेयर पर बैठ गया। रितिका भी कुछ यही हाल था। कथिक ने बोलना शुरू किया, तो आज एक खुशी और आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मिलिए मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मिसेस अनन्या कथिक कपूर से। सभी ने जोर शोर से तालियां बजाई। अर्जुन और रितिका के तो अब उनका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। वो लोग खड़े होकर अनन्या को देखते ही तब उसे समझ आ जाता है ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। रितिका का करियर भी कथिक ने बर्बाद कर दिया था
क्योंकि वो जहाँ काम करती थी वहाँ से उसे बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उसके चेयरमैन से ही इंसल्ट से बात की थी, जिस कारण उसे बाहर निकाल दिया गया था। अभी वो अर्जुन के चलते फिर से कमबैक कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था अब वो कभी भी कमबैक नहीं कर पाई। कथक पार्टी में सभी को अनन्या से मिलवा रहा था। आज की पार्टी में रितिका की पूरी फैमिली आती हुई थी। उसके पापा, माँ और उसकी बहन भी आई हुई थी। जब वो लोग अनन्या को इतने बड़े आदमी के साथ देखे तो वो लोग अपना झूठा प्यार दिखाने के लिए अनन्या के पास आ गए। उसके पापा झूठा प्यार दिखाते ही बोले, बेटा इतने महीनों से तुम घर क्यों नहीं आए? उसका साथ देते हुए उसकी माँ भी बोली, हाँ बेटा हम सब तुम्हें कितना मिस करते हैं, घर आ जाओ। वो लोग जान के अनन्या को अपने बातों में फंसा रहे थे कि कैसे भी करके वो अपनी छोटी बेटी को, कथक को अपने काबू में कर ले। कथक ने जब देखा कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही चिपक रही है तो अरे आम उस पर हाथ उठा दिया, जिस कारण वो दूर जाकर गिर। थप्पड़ की आवाज से अनन्या और उसके पापा और माँ उस तरफ देखने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? कथक ने गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। इसने यहाँ अनन्या के पापा अपनी सौतेली बेटी को उठाते हुए बोले। कथक बहुत गुस्से में था। वो अपने बॉडीगार्ड को आर्डर देते हुए बोला, इसे अभी इसी वक्त मेरे सामने से हटाओ। उसके पापा डर चुके थे, क्योंकि उसका गुस्सा सभी जानते थे। वो हाथ जोड़ के बोले, हमें माफ़ कर दीजिए, मैं खुद इसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। प्लीज़। वो पैर छूने के लिए बढ़े, ने गुस्से से उसे घूरने लगा। अनन्या ने कथक के हाथ को पकड़कर बोली, छोड़ दीजिए। फिर रितिका सहित उसकी सारी फैमिली वहां से चली जाती। कथक भी अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर दोनों साथ में सावर लेकर सो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। अगली सुबह दावत हॉल में बैठे हुए पेपर पढ़ रहे थे। कथक भी आज घर में था। आज वो ऑफिस नहीं गया था, क्योंकि आज वो अनन्या के साथ रहना चाहता था। दावत कथक से बोलता है, आज हम ले जाना है, तुम लोगों के लिए मैंने एक ड्रेस रखा है, आज वो तुम वही पहनना। कार्तिक कुछ बोलता उससे पहले दबे तो बोलता है, नेबर जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है, वो बोल के अपने कमरे की ओर जाने लगते हैं। धवित बोलता है, अपने कमरे में नहीं, मेरे कमरे में तुम्हारी ड्रेस रखी है। वो कमरे में जाकर वे खोल के देखती है तो उसमें शेरवानी होती है। वो मुस्कुरा देता है। कुछ ही देर में वो घर से बाहर निकल जाते हैं और मंदिर की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर पंडित जी सभी तैयारियां पहले से ही करके रखे होते हैं। तो एक मंडप पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में अनन्या भी आ जाती है। पंडित जी अब शादी के सारे मंत्र बोलने लगते। कुछ ही देर में पंडित बोलते, बेटा आप लोग खड़े हो जाए। दोनों खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को वरमाला पहना, फिर वो एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। फिर फेरे के लिए दोनों खड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे को साथ वचन देते हैं। जब पंडित अनन्या की मांग में सिंदूर भरने को बोलते हैं तो कथक अनन्या की मांग में सिंदूर भर देता है। फिर मंगलसूत्र पहनाने को बोलते हैं तो कथक पहना देता है। अब पंडित बोलते हैं, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। 5 साल बाद एक करीब 3 साल का बच्चा दौड़ते हुए आता है और कथक की गोद में चढ़ जाता है और बोलता है, पापा मुझे नहीं खाना, खाना है। गलत बात, आप खाना नहीं खाओगे तो मेरे जितना बड़ा कैसे हो? कठिन बड़े ही प्यार से बोलता है, ठीक है मैं खाऊंगा। वो बच्चा अपनी प्यार भरी आवाज में बोलता है, ये बच्चा कथक और अनन्या का ही है, जिसका नाम अर्णव है। मम्मा मम्मा वो बोलता अनन्या की गोद में चला जाता है। वो खाने लगता है। खाते हुए पूछता है, मम्मा मेरे मामा कब आएंगे? मुझे ना वो बोले थे कि वो चॉकलेट देंगे। मैं आ गया, मैं ढेर सारी चॉकलेट लेके। ये आवाज़ थी राहुल की, जो अब करीब 25 साल का हो गया। मामा वो डरता हुआ उसकी गोद में चला जाता है। वो किस करके उसे चॉकलेट दे देता है। नोट, राहुल का ऑपरेशन हो गया था, जो कि सक्सेस हुआ था। अब आप पहले से बहुत ही अच्छा है। धावित अब पहले से ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। वो अब एक डंडे के सहारे चलता है। वो बहुत ज़्यादा खुश है कि वो अपने बेटे को देख लिया। अब वो मर भी जाता है तो उसे कोई गम नहीं। इसी तरह ये कहानी यही ख़त्म होती है। तो दोस्तों, इस कहानी का एंड हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी।